लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेचर अवेलेबल इन पाली एंड प्राकृत। सो पोस्ट वैदिक पीरियड में संस्कृत के अलावा लिटरेचर जो है वो पाली और प्राकृत में भी कंपोज हो रही है। और प्राकृत एक टर्म है जो कि लूजली अटैच्ड है किसी भी लैंग्वेज से फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन, यानी कि मतलब टू एनी लैंग्वेज। संस्कृत के आसपास की जो भी भाषा है उससे जुड़ी हुई भाषा को प्राकृत कहते हैं। और ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें प्रोमिनेंस मिला जब रिलीजियस लिटरेचर बुद्धिस्ट और जैन्स की कंपोज हुई। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको दो टेक्स्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक कैनोनिकल और दूसरा नॉन कैनोनिकल वर्क। जो कैनोनिकल लिटरेचर है उसमें त्रिपिटका आती है या बास्केट ऑफ नॉलेज, जिसको पाली में लिखा गया। जो त्रिपिटका है वो है विनय पिटका, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं जो कि बुद्धिस्ट मंक्स को फॉलो करने होते हैं। जो दूसरी है वो है सुत्ता पिटका, जिसके अंदर डायलॉग्स और स्पीचेस होते हैं बुद्धा के, जो कि मोरालिटी और राइटियस धर्म के साथ डील करते हैं। और लास्टली अभिधम्म पिताका जो है वो फिलॉसफी पे और मेटाफिजिक्स पे फोकस करती है। और इसके अंदर डिस्कशंस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि एथिक्स हो गया, थियोरी ऑफ नॉलेज हो गया और साइकोलॉजी हो गया। जो जाटकाज हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं बुद्धिस्ट नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के। ये कंपाइलेशन होते हैं स्टोरीज़ के जो कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा से लिए गए हैं। जो स्टोरीज़ हैं बोधिसत्वा के या फ्यूचर या फिर जो वुड भी बुद्धा हैं उनके, वो भी इन जाटक टेल्स में, जाटकाज में डिस्कस की गई हैं। ये जो स्टोरीज़ हैं ये प्रोपगेट करती हैं बुद्धिस्ट रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को। ये संस्कृत और पाली दोनों में अवेलेबल हैं। हर स्टोरी जो है बर्थ ऑफ द बुद्धा की वो इक्वेलेंट है एक जाटक टेल के। और ये माना जाता है कि बुद्धा 550 बर्थ से गुजर चुके थे, इससे पहले कि उनका जन्म गौतम के रूप में हुआ। ये जो कहानियाँ हैं ये पॉपुलर टेल्स को कंबाइन करती हैं, एंशिएंट माइथोलॉजी को कंबाइन करती हैं, एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को नॉर्थ इंडिया में। जो ग्रेट एपिक है बुद्धा चरिता बाय अश्वघोषा, वो दूसरा एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट लिटरेचर का संस्कृत में। दूसरा मेजर रिलीजन जैनिज़्म, जिसने प्राकृत में टेक्स्ट प्रोड्यूस किया, वो बेसिस फॉर्म करते हैं जैन कैनोनिकल लिटरेचर का। कुछ जैन टेक्स्ट जो हैं वो संस्कृत में भी लिखे गए, जैसे कि उपमिति भाव प्रपंच कथा, जो कि सीधा राशि की है 906 AD। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है वो प्राकृत में लिखा गया और वो है आगमास। फिर अगला है शांतिनाथ चरित्र, जो कि दूसरा इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। 16 तीर्थंकर शांतिनाथ के ऊपर है और इसको संस्कृत में लिखा गया। यूनेस्को ने इसको एक ग्लोबल ट्रेजर डिक्लेयर किया है। इसके अलावा प्राकृत पोइट्री जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इरोटिका के थ्रू टेक्स्ट लाइक दी गत सप्तसती 700 वर्सेस बाय हाला। हाला जो है उसमें सिर्फ 44 वर्सेस उन्होंने अपने वॉल्यूम में लिखे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे फीमेल पोएटेसेस भी हैं जिन्होंने इस वर्क में कंट्रीब्यूट किया है। जो सबसे प्रोमिनेंट हैं इनमें से वो हैं पहाई, रोहा, ससीपहा, महावी या रीवा। गाथा सप्तसती जो हैं उनको ऑपोजिट एक्सट्रीम कहा जाता है कामसूत्र का। दूसरे बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं वो हैं दीपवंसा जो है वो एक प्रोबेबली 3rd या 4th सेंचुरी AD के आसपास कंपोज हुआ और ये अनुराधापुरा यानी श्रीलंका में कंपोज हुआ। इसका लिटरल मीनिंग है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, यानी आइलैंड की कथा। इसमें हमें पता चलता है कि जब बुद्धा ने श्रीलंका विज़िट किया और वो जब उसका एक तो वो स्टोरी हो गई श्रीलंका जाने की, और साथ में किस तरीके से टूथ रेलिक बुद्धा का श्रीलंका पहुंचा इस बारे में है। दूसरी है मिलिंद पन्हो के अंदर डायलॉग है बिटवीन किंग मियांडर या जिनको मिलिंद कहा जाता है और एक बुद्धिस्ट मंक नागसेन के बीच, जिसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद पन्हो। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हैं। फिर अगला टेक्स्ट है महावंसा एक एपिक पोएम है जो कि दीपवंसा जैसी ही है और इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसकी जो डेट है वो अराउंड 5 सेंचुरी AD तक जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि बुद्धा की श्रीलंका जो विज़िट है उसका भी जिक्र है ना, और किंग ऑफ सिलोन के क्रॉनिकल्स का भी जिक्र है एट्सेट्रा। फिर अगला है महावस्तु जो टेक्स्ट है उसके अंदर जाटक अवदान टेल्स भी शामिल हैं और इसको मिक्स संस्कृत, पाली और प्राकृत में लिखा गया है। और
ये कहा जाता है कि ये 2nd सेंचुरी BC और 4th सेंचुरी AD में कंपाइल की गई। ललित विस्तार सूत्र का मतलब है द प्ले इन फुल। ये एक इम्पॉर्टेंट महायान टेक्स्ट है। इसके अंदर अलग अलग स्टोरीज़ हैं जो कि बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, उनके फर्स्ट सर्मन तक सारनाथ में। फिर है उदान एक ओल्डेस्ट थेरावाड़ा ओल्ड स्कूल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इसके अंदर फेमस स्टोरी है ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। फिर है बोधिवंसा एक प्रोज पोएम है जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई श्रीलंका में और इसको सिन्हालीज वर्जन से ट्रांसलेट किया गया। इसको लिखा था उपतिसा ने संस्कृताइज्ड पाली में। फिर अगली जो है वो है महाविभाषा शास्त्रा। ये कहा जाता है कि इसको 150 AD के आसपास लिखा गया और इसमें डिस्कशंस हैं अबाउट अदर नॉन बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ और ये एक महायान टेक्स्ट है। फिर है अगला विशुद्धि मार्ग जो है इसको बुद्धा घोषा ने लिखा 5th सेंचुरी में श्रीलंका में और ये टेक्स्ट है थेरावाड़ा डॉक्ट्रिन का। इसके अंदर डिस्कशंस हैं ऑन वेरियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जैन लिटरेचर। प्राकृत और अर्धमगधी की राइटिंग्स के अलावा जैन मंक्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी दूसरी भाषाओं में भी लिखा, एरा पे डिपेंड करते हुए, रीजन पे डिपेंड करते हुए और पैटर्न पे डिपेंड करते हुए जिसको वो सपोर्ट करते थे। इन्होंने तमिल में लिखा ड्यूरिंग दी संगम में साउथ इंडिया में और इन्होंने संस्कृत में लिखा शौरसैनी, गुजराती और मराठी में लिखा। उसके अलावा इनको ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है 2 मेजर कैटेगरीज में, कैनोनिकल या रिलीजियस टेक्स्ट जिनको जैन आगमास कहा जाता है, आगम या फिर नॉन कैनोनिकल लिटरेरी वर्क। जैन आगमास या जैन कैनोनिकल टेक्स्ट की अगर हम बात करें, रिलीजियस वर्क की बात करें तो ये वो सेक्रेट कैनोनिकल और रिलीजियस टेक्स्ट कॉल जैन आगमास। ओके, जैन आगमास ये वो पवित्र टेक्स्ट हैं जिनको टीचिंग ऑफ द जैन तीर्थंकर्स कहा जाता है और इनको कहा जाता है कि इसको ओरिजिनली गंधरास ने कंपाइल किया जो कि चीफ डिसाइपल थे महावीर के। जो प्रेजेंट अंग हैं उनको कहा गया है कि वो रिकम्पाइल किए गए इन अ काउंसिल ऑफ मंक्स ऑफ श्वेतांबर सेक्ट जो वल्लभी गुजरात में हुई ड्यूरिंग मिड 5th सेंचुरी AD। जो दिगंबर सेक्ट है वो ये बिलीव करता है कि ओरिजिनल टीचिंग्स जो हैं वो बहुत पहले ही खो चुके हैं हम और वो आगमास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं जो कि वल्लभी में कंपाइल हुआ। आगमास में 46 टेक्स्ट आते हैं, 12 अंग हैं, 12 उपअंग हैं और 10 प्रकीर्णाक सूत्राज हैं। 4 मूल सूत्र हैं, प्रकीर्णाक सूत्र, ओके, 4 मूल सूत्र हैं, 6 चेड़ा सूत्र हैं और 2 कुलिका सूत्र हैं। इनको अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। जो अंगाज हैं वो हमें रेवरेंस दिखाते हैं फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ वेजिटेरियनिज्म, एसेटिसिज्म, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। दिगंबर्स जो हैं उन्होंने सेक्रेड स्टेटस दिया इन दोनों वर्क को जो कि है आपका द कर्म प्राभृता जो कि डिस्कशन है कर्म के ऊपर और शतखांदगामा जो कि कश्यप्रभृता। कुछ दूसरे जैन वर्क्स और ऑथर्स जो हैं वो हैं भद्रबाहु 3rd सेंचुरी BC एक ग्रेट जैन मंक हैं और टीचर हैं चंद्रगुप्त मौर्य के और इन्होंने सेक्रेड वर्क लिखा है उवासघरम स्तोत्र, कल्पसूत्रा, बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर और ये पियनियर थे दिगंबर सेक्ट के। आचार्य कुंड के जो समयासार और नियम सार है उसमें जैन फिलॉसफी का डिस्कशन होता है। इसके अलावा सामंत भद्र की रतनकरंड श्रावकाचार्य जो कि लाइफ ऑफ अ जैन हाउस होल्डर है और अपता मीमांसा जो है जिसको 2nd सेंचुरी AD के आसपास लिखा गया, वो 2 टेक्स्ट हो गए। उसके अलावा इलांगू अदिगल की शिलापद्दिकारम जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स मानी जाती है तमिल लिटरेचर की, जिसको 2nd सेंचुरी AD में लिखा गया, एक मोरलिस्टिक डिस्कोर्स है और ये कन्नगी की लाइफ के अराउंड घूमता है जिसने अपने पति को एक मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस में खो दिया, यानी इंसाफ, गलत तरीके के इंसाफ में खो दिया इन द कोर्ट ऑफ द पांड्यन डायनेस्टी और बदले में उसका जो मतलब उसका जो जो हम कह सकते हैं उसका जो गुस्सा है वो आता है पांड्या किंगडम के ऊपर। फिर अगला है तिरुता
तिरुतक्कतेवर, शिवाका चिंतामणि। शिवाका चिंतामणि ये भी तमिल लिटरेचर की ही एक एपिक पोएम है, तिरुतक्कातेवर ने इसे लिखा है। अगला है नालातियार। नालातियार एक एंशियंट तमिल टेक्स्ट है जिसको जैन मंक्स ने लिखा था। फिर अगला है उमास्वाति। उमास्वाति का जो तत्वर्थ सूत्र है 2nd to 5th सेंचुरी एडी, एक इम्पॉर्टेंट जैन वर्क है संस्कृत में लॉजिक और एपिस्टोमोलॉजी पे, एथिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे, जिनको दोनों दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगला है जीनासेना। जीनासेना 8th to 9th सेंचुरी, ये एक रिवर्ट दिगंबर मॉन्क थे और इन्होंने लिखा महापुराण और आदि पुराण, जो और ये दूसरे फेमस जैन मॉन्क के डिसाइपल थे जिनका नाम था वीरसेन। अच्छा, हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी जो है वो 6th सेंचुरी एडी एक श्वेतांबर जैन ऑथर थे जिन्होंने संस्कृत में लिखा। फिर है हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी 12th सेंचुरी एक फेमस जैन स्कॉलर थे जिन्होंने ग्रामर्स ऑफ संस्कृत और प्राकृत में लिखा, पोइट्री, प्रोसडी एट्सेट्रा, और इनको टाइटल भी दिया गया कालिका सर्वजना, द ऑल नोइंग ऑफ द कलयुग, यानी कलयुग के बारे में सब जानने वाला। कलिकाल सर्वजना। ओके। यूनिवर्सिटीज ऑफ वल्लभी और कलिंग की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे फॉर जैन्स बिफोर द डिक्लाइन। 9th और 12th सेंचुरी के बीच में जैन मंक्स जो थे वो एक्सटेंसिवली कन्नड़ में लिखते थे, और जो 3 जेम्स हैं कन्नड़ लिटरेचर के वो हैं पंपा, पोन्ना और राणा। फेमस राइटर्स हैं जो कि जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे हिंदुइज्म का रिवाइवल होता है और लिंगायत्स कर्नाटक में फैलने लगते हैं, जैनिज्म की पॉपुलैरिटी कम होती चली जाती है, जिससे लिटरेरी वर्क भी डिक्लाइन होने लगता है। 12th से 13th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं कि वो लिटरेरी वर्क भी डिक्लाइन हो रहा है। एक चीज़ और, ज़ोरोएस्ट्रियन लिटरेचर हमारे पास कैसी है वो हम देख लेते हैं। तो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है उसका मतलब है रिलीजन डेवलप्ड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द पर्शियन प्रॉफिट ज़ोरोअस्टर, या फिर जिनको ज़राथुस्त्रा भी कहा जाता है। तो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है वो इन्फ्लुएंशियल रहा हिस्ट्री पर, कल्चर और आर्ट पर पर्शिया की, बल्कि दूसरे रिलीजन्स के डेवलपमेंट पर भी इसका काफ़ी असर रहा है। स्कॉलर्स के अनुसार ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म पहला रिलीजन था जो कि एंजल्स में बिलीव करता था, डे ऑफ जजमेंट में बिलीव रखता था, डिमोनिक फिगर में बिलीव रखता था और बैटल में बिलीव रखता था बिटवीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड ईवल। तो जब सैसनेड एम्पायर का रूल था इन ईरान, तो जो रिलीजन था वो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए और टेक्स्ट में रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए और रीइंटरप्रेट किए गए, उनको किया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट था उसको कहा जाता है आवेस्ता। आवेस्ता कलेक्शन है अलग अलग टेक्स्ट का जिनको लिखा गया और कंपाइल किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डीलिंग विद रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। इसको आवेस्तन लैंग्वेज में लिखा गया जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और ये संस्कृत जैसा ही है देखने में। इसकी फाइनल फॉर्म में कंपाइल किया गया ड्यूरिंग द ससेनियन रूल ऑफ ईरान, प्रोबेबली इन 4th सेंचुरी एडी। आवेस्ता के अंदर जो यसना है वो टेक्स्ट का कलेक्शन है और उसमें 72 चैप्टर्स हैं और इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इनमें ही जो 5 चैप्टर्स हैं वो हैं गाथास, जिसमें 12 हाइम्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा याद रखी जाने वाली में से हैं। सपोज्ड और ऐसा माना जाता है कि इनको ज़ोरोअस्तर ने खुद लिखा था। यसना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है इस पूरे फेथ की। अच्छा, कुछ और टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है देनकार्द। देनकार्द जो है वो कलेक्शन ऑफ बुक्स है, इसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स आती हैं फेथ की और इसको कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। और इसका कोई डिवाइन स्टेटस नहीं है, इसको 10th सेंचुरी एडी में लिखा गया। अगला है बुंदा हिश्न। बुंदा हिश्न जो है लिटरली इसका मतलब होता है प्राइमल क्रिएशन और ये डिटेल्स देता है अबाउट द थ्योरी ऑफ क्रिएशन इन द रिलीजन और एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज़ और थ्योरीज भी देता है। बैटल ऑफ अहूरा माजदा और अंगरा माइन्यू भी मेंशन किए गए हैं इसमें। ज़्यादा जो चैप्टर हैं वो 8th और 9th सेंचुरी में इसमें लिखे गए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है हमारा सिख लिटरेचर। अभी तक हमने जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ा, अब सिख देख लेते हैं। सिख लिटरेचर में कितना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। सिखिज़म रिलेटिवली एक न्यू रिलीजन था जो कि 15th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ और ये गुरु नानक की टीचिंग्स पर बेस्ड था। जो बिलीव्स थे और जो फिलॉसफीज़ थी सिखिज़म की वो सेक्रेड स्क्रिप्चर में लिखी गई जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरबानी जो है वो कॉम्पोजिशन है और हाइम है सिख गुरुज़ की और गुरु ग्रंथ साहिब।
तो साहिब की, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है जो कि सिखिज़्म से जुड़ा हुआ है वो है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को भाई गुरदास ने कंपाइल किया अंडर द एजिस ऑफ द फिफ्थ गुरु के अंडर में इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया भाई गुरदास ने गुरु अर्जुन देव 1604 के अंडर में। और ये प्रेडेसेसर्स थे गुरु ग्रंथ साहिब का ही एक प्रेडेसेसर है आदि ग्रंथ। जो बुक है इसके अंदर टीचिंग्स हैं सिख गुरुज की और 15 भगत्स हैं भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के। गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी बात करें तो आदि ग्रंथ को फर्दर एक्सपैंड किया जाता है 1678 में अंडर द 10th गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु गोबिंद सिंह की बहुत इंपॉर्टेंस है सिखों के बीच में अगर आप देखें तो। और इनको कहा जाता है कि 11th और फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी है सिखों की। और इसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और ये एक लैंग्वेज में है जिसको संत भाषा कहा जाता है। संत भाषा के अंदर वर्ड्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से, लाइक पंजाबी, अपभ्रंश, हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत, खड़ी बोली और पर्शियन। जो बुक है उसमें भक्ति सेंट्स की टीचिंग्स भी हैं जिनको भगत्स कहा जाता है, जैसे कि रामानंदा, नामदेव, रविदास, परमानंद, सेन, सूरदास एक्सेट्रा। और 2 मुस्लिम भगत की भी इसमें टीचिंग्स है, कबीर और बाबा फरीद। अच्छा, दसम ग्रंथ ये माना जाता है कि जो हाइम्स गुरु गोविंद सिंह ने लिखी वो इस बुक में कंपाइल की गई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करते। इसके अंदर फेबल्स और पुराणिक स्टोरीज भी हैं। कुछ हाइम्स जो हैं बुक की उनको माना जाता है कि वो डेली प्रेयर्स जिसको नित्यनाम कहते हैं उसमें उनका ऑफर की जाती हैं वो दसम ग्रंथ में से। फिर अगला है जन्म साखीज़। ये जो बुक्स हैं इनके अंदर माइथोलॉजिकल और एग्जैजरेटेड स्टोरीज आती हैं फर्स्ट गुरु नानक की। तो जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो है भाई बला जन्म साखी, और दूसरी है मिहरबन जन्म साखी, और तीसरी है आदि जन्म साखी। फिर अगली होती है अरदास सेट ऑफ प्रेयर है जो कि ड्यूरिंग डेली रिचुअल परफॉर्म की जाती है गुरुद्वारे में ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ गुरु ग्रंथ। इसके बाद में आता है अरदास जो है वो जब गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को खोला जाता है और उसे बंद किया जाता है तो उस टाइम पर ये सेट ऑफ प्रेयर्स पढ़ी जाती हैं, तो इनको अरदास कहा जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो 10 सिख गुरुओं के वर्चूज़ के बारे में इसमें बताते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। फिर अगली आती है द्रविडियन लिटरेचर। तो ये जो सेक्शन है इसमें लिटरेचर 4 मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस में है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। इन चारों लैंग्वेजेस में तमिल जो है वो सबसे पुरानी और संस्कृत के काफ़ी करीब मानी जाने वाली लैंग्वेज है। स्पेशली अगर हम ग्रामर की बात करें और वर्ड्स की बात करें, जो वर्ड्स लेने का जो अंदाज़ है वो संस्कृत जैसा ही है तमिल के अंदर। जो सबसे ज़्यादा फेमस लिटरेचर है तमिल में वो क्लासिकल वर्क है संगम लिटरेचर। अब बात करते हैं है क्या तमिल संगम लिटरेचर। तो संगम का मतलब होता है फ्रेटर्निटी या कंपाइलेशन। तो ये जो लिटरेचर है ये बहुत पॉपुलर थी अमंग दी मासेस। और ये जो लिटरेचर है ये कलेक्शन ऑफ वर्क है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2381 पोएम्स का मतलब कलेक्शन है हम कह सकते हैं, जिनको 473 पोइट से जोड़ करके देखा जा सकता है। और एक कॉर्पस है लिटरेचर का जो कि 102 पोइट ने लिखा जो कि आज भी एनोनिमस है। मतलब इसमें से 102 जो हैं उनका आज भी हमें अता पता नहीं है कि वो कौन थे। 473 का तो पता है हमें, 2381 पोएम्स उन्होंने लिखी, लेकिन 102 पोइट्स जो कि आज भी हमारे लिए एनोनिमस रहते हैं। और जो पोइट्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो मेन और विमेन हैं जो कि अलग अलग क्लासेस ऑफ सोसाइटी से जिनको इंक्लूड किया गया है। जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो इतना पॉपुलर था कि जो पीरियड है बिटवीन 300 BC एंड 300 AD जिसमें ज़्यादातर ये सारे टेक्स्ट कंपाइल हुए उसको संगम पीरियड कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है दैट विच पीरियड इज़ नोन एज संगम पीरियड, सो 300 BC से 300 AD तक का जो पूरा पीरियड है उसको हम संगम पीरियड कहते हैं। देयर आर 2 मेजर स्कूल्स ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के 2 मेजर स्कूल्स हैं, एक है अहम अगम और दूसरा है पुरम। अहम या अगम जो कि जिसको इनर फील्ड कहा जाता है ये कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन दी एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स जैसे कि लव, सेक्सुअल रिलेशंस एट्सेट्रा, यानी इंटीरियर पे फोकस करता है। और जो पुरम है, पुरम को कहते हैं आउटर फील्ड। तो जो सेकंड स्कूल है वो है पुरम या आउटर फील्ड जो कि डिस्कस करता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लाइक सोशल लाइफ, एथिक्स, वालर, कस्टम एट्सेट्रा। तो ये जो लिटरेचर है ये संगम, इसको नाम इसीलिए दिया गया है
क्योंकि जो किंगडम था पांड्या का उसने असेंबलीज ऑर्गेनाइज की जहाँ पर पोएट्स आते थे, पोएट्स आते थे, बार्ड्स आते थे, राइटर्स आते थे और अलग अलग पार्ट से साउथ इंडिया के वो आकर के असेंबलीज को ज्वाइन करते थे जिनको संगमास कहा जाता था। तो जो लिटरेचर इस ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हुई इन असेंबलीज के दौरान उसको संगम लिटरेचर कहा जाने लगा। 3 संगम्स ऑर्गेनाइज हुए ओवर अ पीरियड ऑफ 600 to 700 ईयर्स। जो कंक्लूसिव हिस्टोरिकल अकाउंट है पहले 2 संगम का वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। जो पहले 2 संगम हैं उनको लेजेंड्स और मिथ माना जाता है बाय स्कॉलर्स। तो संगम कौन सा था, कौन सा किंगडम था, प्लेस कौन सी थी और चेयरमैन कौन था और किताब कौन सी लिखी गई। तो पहला जो है जो पांड्या किंगडम में लिखा गया मदुरई में ऑर्गेनाइज हुआ। अगस्त्य या शिव इनके जो थे चेयरमैन थे। कोई बुक सर्वाइव नहीं करती और इसमें अगत्याम को यूज़ किया गया एज ग्रामर। अगत्याम को यूज़ किया गया एज ग्रामर। दूसरा या मिडिल संगम जिसको हम कहते हैं तो वो पांड्या किंगडम में ऑर्गेनाइज हुआ अगेन और उसका जो जगह थी वो था कापतापुरम और इसके जो चेयरमैन थे इनिशियली अगस्त्य थे, बाद में उनके डिसाइपल तोल्कापियार जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अराउंड 2000 पोएम्स जो हैं वो इस दौरान कलेक्ट की गई और उनको कंपाइल किया गया तोल्कापियम में। तोल्कापियम एक टेक्स्ट बुक है तमिल ग्रामर के ऊपर जो कि हमें इन्फ्लेक्शन देती है, सिंटेक्स देती है वर्ड का, सेंटेंस का और क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड करती है। तीसरा जो है वो है पांड्या किंगडम में लिखा गया, मदुरई में लिखा गया। तो मदुरई, काप्तापुरम और फिर मदुरई। इसके जो हेड रहे या चेयरमैन रहे वो थे, चेयरमैन कौन थे, नखीरार जो थे वो चेयरमैन थे और ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस संगम लिटरेचर का वो लिखा गया। ठीक है, यानी जो भी है वो थर्ड वाले का ही है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि हम ये देखते हैं संगम लिटरेचर में अराउंड 30,000 लाइंस हैं पोइट्री की जिनको अरेंज किया गया है 8 एंथोलॉजीज़ में, जिसको कहते हैं इत्तू तो गई, ठीक है, जिसको कहते हैं इत्तू तो गई। जो बहुत फेमस और रिवर्ड तमिल सेंट है वो है थिरुवल्लुवर, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तिरुकुराल संगम लिटरेचर में और अब उसको ट्रांसलेट किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस में और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जो कि एपिक को डिस्कस करता है। पहला है पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है लव। दूसरे फेमस फीमेल सेंट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द संगम लिटरेचर वो हैं अवैयार। संगम लिटरेचर के अलावा बहुत सारे दूसरे वेल नोन टेक्स्ट भी हैं जो कि तमिल में लिखे गए। जो तोल्कापियम है वो लिखी गई टू एलैबोरेट ऑन द नुआंसेस ऑफ तमिल ग्रामर एंड पोइट्री। और ट्विन संस्कृत एपिक्स की तरह रामायण और महाभारत तमिल में भी दो मेजर टेक्स्ट हैं जो कि 6th सेंचुरी AD में लिखे गए। एक है सिलापट्टिकारम यानी टेल ऑफ द पाजेब, टेल ऑफ द एंकलेट, सिलापट्टिकारम टेल ऑफ द एंकलेट जो कि लिखा है बाय इलांगो अदिगल ने, ठीक है, इलांगो अदिगल ने लिखा है। और जो दूसरा टेक्स्ट है वो है मणिमेकलाई जो है वो मणिमेकलाई की स्टोरी है जो कि लिखी है सतनार ने, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट हैं ये ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑन दी तमिल सोसाइटी एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस इट वाज एक्सपीरियंसिंग। तो जो फाइनल टर्न है वो आता है ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड, जब वैष्णव भक्ति सेंटिमेंट्स जो हैं वो अब तमिल लिटरेचर को कलर करना शुरू करते हैं और टेक्स्ट जो हैं जो कि 7 से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में कंपाइल हुए वो हाईली डिवोशनल थे इन नेचर। तमिल स्पीकिंग रीजन्स में जो 12 अलवर्स थे या जो सेंट पोइट्स थे जो डिवोशन में पूरी तरह डूबे हुए थे विष्णु के या उनके अवतार कृष्ण के, उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे। एक अलवर सेंट एक विमेन थी जिनका नाम अंदल था। दूसरे इम्पॉर्टेंट भक्ति ग्रुप था नैनर्स का, ठीक है, वॉज ऑफ दी नैनर्स। और नैनर्स जो थे वो प्रेज ऑफ शैविज्म यानी शैविज्म की बहुत तारीफ करते थे, शिव भक्त थे। तो इनके अलावा सेक्युलर तमिल राइटिंग में 2 मेजर पोइट्स हैं जिनको पेरिया पुराणाम कहा जाता है और कंबरामायणम कहा जाता है, जो कि बहुत पॉपुलर हैं। पेरिया पुराणम और कंबरामायणम। ओके, अब आते हैं दूसरी लैंग्वेज पर, मलयालम लिटरेचर। मलयालम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मलयालम यूजुअली केरला के रीजन में बोली जाती है और उसके आसपास के एरिया में बोली जाती है। तो 2 मेजर मलयालम वर्क्स हैं मेडिवल पीरियड के, वो हैं कोकासंदिसन
और भाषा कौटिल्य जो कि कमेंट्री है अर्थशास्त्र के ऊपर ही। तो दूसरी मेजर लिटरेरी वर्क मलयालम का है रामचरितम, जो कि एक एपिक पोएम है जिसको चीरामन ने लिखा 12th सेंचुरी में। इज़ुथाचन एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे भक्ति मूवमेंट के, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज। ठीक, चंपू जो है वो एक लिटरेरी साइकिल है, और इसमें कॉम्बिनेशन होता है पोइट्री और प्रोस का। और ये जो स्टाइल है, ये जो जॉनरा है, इसको तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ और संस्कृत सभी लिटरेचर में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पोइट्री और प्रोस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक लिटरेरी स्टाइल है, इसको चंपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंपू। ठीक है। नेक्स्ट इज तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिंग्विस्ट का ये आर्ग्यूमेंट है कि जो ननन्या है 11th सेंचुरी एडी के, वो पहले पोइट थे तेलुगु के। बहुत सारे ग्रेट वर्क्स जो हैं वो तेलुगु में लिखे, लेकिन उसकी जो जेनिथ थी, उसकी जो पीक थी, उस जीनत पे वो कब पहुंचा, वो था ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, जिसको हम गोल्डन एज ऑफ द तेलुगु लिटरेचर भी कहते हैं। एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क इस पीरियड का, उसका नाम था उत्तरा हरिवंशम, जिसको कंपोज किया गया बाय नचना सोमनाथ। एक वेल नोन कोर्ट पोइट थे किंग बुक्का फर्स्ट के, और कोर्ट पोइट ही आउटस्टैंडिंग लिटरेचर नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, बल्कि किंग्स जैसे कि कृष्ण देव राया 1509 से 1529, उन्होंने भी एक्सेप्शनल पोइट्री कंपोज की है जिसका नाम है अमुक्ता मलयाड़ा। ओके, अमुक्ता मलयाड़ा। अच्छा, कृष्ण देव राया के रेन के टाइम पर ही 8 लर्नेड तेलुगु पोइट को कोर्ट से जोड़ा गया। उनको कहा जाता था अष्टदिग्गजास। इनमें से कुछ खास अटेंशन डिमांड करते हैं, तो यहाँ पोइट का नाम दे रखा है और उसके वर्क का नाम दे रखा है। तो पहले हैं अलासनी पेदन्ना, जिनको आंध्र कविता पितामहुदु भी कहा जाता है, जहाँ लिखी है मनुचरिता। फिर अगले हैं नंदी तिमन्ना ने लिखी है परिजाता पहारन्नामु। फिर अगले हैं तेनाली रामकृष्णा, जो कि कोर्ट जेस्टर हैं और पोइट हैं, और कहा जाता है कि ये तेनाली रामन जो स्टोरीज़ हैं उसमें किंग के साथ, जो आज भी चलती हैं, उसमें किंग के साथ ये एक डुओ के फॉर्म में स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। इन्होंने लिखा है पांडुरंगा महात्मायम। ठीक है। अगले हैं राम राजा भूषणुदु, जिनको भट्टू मूर्ति भी कहा जाता है। इनके 3 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, वसुचरितम, नारासंभुपलियमु और हरिश्चंद्र नालोपख्यानामु। फिर अगले हैं मदयागरी मल्लन। इन्होंने लिखा है राजशेखर चरिता, जो कि लव और वॉर है किंग राजशेखर का ऑफ द किंगडम ऑफ अवंती की स्टोरी है। ठीक है, ऑफ द किंगडम ऑफ अवंती, किंग राजशेखर। ठीक है। अगले हैं अलैया राजू रामभद्रुदु। तो इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है उसका नाम है रामभुदायमु। तो इसमें हमारे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी अष्ट दिग्गज में से हमें 6 इंपॉर्टेंट पोइट और उनके वर्क का नाम याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू कृष्ण देव राया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे, पेट्रन रहे लिटरेचर के। तो ये एक स्कॉलर थे और बहुत सारी संस्कृत लैंग्वेजेस के पेट्रन भी थे, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत आती है। जो कृष्ण देव राया का जो रेन रहा है वो 1509 से 1529 तक रहा विजयनगर एम्पायर में, और इसको गोल्डन एज ऑफ द तेलुगु लिटरेचर भी माना जाता है। 8 लर्नेड लिटरेरी पर्सन जिनको कोर्ट से अटैच किया गया, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें से वो हैं अलासनी पेदन्ना। इन्होंने कन्नड़ पोइट्स को पेट्रनाइज किया, जैसे कि मल्लनरिया या फिर चाटू विट्ठलनाथ थिमन्ना हो गए, या फिर व्यासतीर्था हो गए, जो कि कन्नड़ सेंट हैं और राजगुरु भी थे इनके, कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव रायन दिनचर्या ये कन्नड़ वर्क है और इनका ही फेमस वर्क है ये कृष्णदेव राय का। और जब ये ट्रैवल कर रहे थे विजयवाड़ा से अपनी कलिंग कैंपेन के दौरान, तो इन्होंने खुद अमुक्ता मलयाड़ लिखा, जो कि एक ट्रिटाइज है जिसमें वो
इंस्टेंस बता रहे हैं लॉर्ड विष्णु का उनके सपने में आने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगला है इन्होंने ट्रिटीज़ लिखी संस्कृत में जिसमें मदलासा चरिता और सत्यावधु परिणया और रसमंजरी और जामवती कल्याण इंक्लूडेड है। और इन्होंने तमिल पोइट हरिदास को भी पेट्रनाइज किया। कन्नड़ लिटरेचर की बात करें तो जो जैन स्कॉलर हैं उन्होंने पहला फोरे किया इनटू द कन्नड़ लिटरेचर। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है एक जैन इन्फ्लुएंस टेक्स्ट का वो है धर्मनाथ पुराण। धर्मनाथ पुराण को माधव ने लिखा ऑन द लाइफ ऑफ द 15 तीर्थंकर। बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे कि उरिता विलास जिन्होंने धर्म परीक्ष लिखा ऑन द जैन टीचिंग्स ऑफ दिस पीरियड। एक जो पहले रिकॉर्डेड टेक्स्ट हैं कन्नड़ में उसको कहा जाता है कवि राजमार्ग, जो कि लिखा गया अमोघ वर्षा फर्स्ट ने लिखा इन 9th सेंचुरी। और ये एक बहुत पावरफुल राष्ट्रकूटा राजा भी थे। कन्नड़ लैंग्वेज के बहुत सारे ग्रेट पोइट्स हैं लेकिन जो 3 जेम्स हैं वो अनपैरेलल्ड हैं। वो उनका नाम है पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा जो है वो 9th to 10th सेंचुरी एडी, पोन्ना जो है वो 9th to 10th सेंचुरी एडी और पंपा, पोन्ना और राणा। तो पंपा जो है वो 9th to 12th सेंचुरी एडी, पोन्ना जो है वो 9th to 10th सेंचुरी एडी और रन्ना जो है वो 10th to 11th सेंचुरी एडी। अच्छा, ये 10th सेंचुरी में होता है कि पंपा जिनको बेटर हम जानते हैं एज द फादर ऑफ द कन्नड़, उन्होंने 2 अपने ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क लिखे। एक आदि पुराण जो कि चंपू स्टाइल में है, चंपू मतलब प्रोज और पोइट्री मिक्स, और दूसरा है विक्रम अर्जुन विजय। पंपा जो कि काफ़ी मशहूर थे अपनी मास्टरी के लिए ओवर द रस इन्वॉल्व इन द पोइटिक कॉम्पोजिशन। वो चालुक्य अरिकेसरी के कोर्ट से जुड़े हुए थे। और जो सेकंड जेम है पोन्ना, उन्होंने एक फेमस ट्रीटीज़ लिखी जिसका नाम था शांति पुराण। और थर्ड जेम रन्ना ने अजित पुराण लिखा। और ये जो 2 पोइट्स हैं ये कोर्ट ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थर्ड से जुड़े हुए थे। ठीक है, कन्नड़ जो है वो एक फुल फ्लैजेड लैंग्वेज बनी 10th सेंचुरी में। लेकिन जो कन्नड़ लिटरेचर की जो ग्रोथ थी वो क्लोजली जोड़ी जाती है टू द पेट्रनेज फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। एक बार जो लिटरेचर है अगर वो फ्लरिश कर गई तो उसमें बहुत सारी बुक्स जिसमें ग्रामर जो है लैंग्वेज की वो क्लैरिफाई की गई, वो लिखी गई, जैसे कि शब्द मणि दर्पण जिसको लिखा है केशीराज ने। बहुत सारे क्वाजी रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनको कंपोज किया गया इस पीरियड में, जैसे कि नरहरि जिन्होंने कंपोज किया, तोरवे रामायण जो कि कहा जाता है फर्स्ट स्टोरी है राम की, जो वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर होकर जो लिखी है इंटायरली कन्नड़ में। दूसरा फेमस टेक्स्ट जो है वो है जैमिनी भारत जिसको लिखा है लक्ष्मीशा ने। ठीक है, लक्ष्मीशा ने लिखा है। ठीक है, अच्छा, कन्नड़ को बाकी चीज़ों से अलग जो करता है वो है क्लोज एसोसिएशन विद द पीपल जो कि उसे पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो टाइटल है पीपल का पोएट होने का वो दिया गया टू सर्वजना। 16th सेंचुरी के थे। इन्होंने लिखा त्रिपड़ी का मतलब है 3 लाइन्ड पोएम। Even more exceptional is the first poetess of some repute in Kannada called होनम्मा। होनम्मा जो है वो पहली कन्नड़ की फर्स्ट पोएटेस है। ये भी एक्सेप्शनल है जिन्होंने लिखी है हरिबड़ या धर्मा, ड्यूटी ऑफ अ डिवाउट वाइफ, यानी कि एक भक्त वाइफ की ड्यूटी क्या होती है। इसी के साथ हमारा एंशिएंट लिटरेचर हो जाता है ख़त्म और अब शुरू होगा हमारा मिडिवल लिटरेचर।